नमस्कार साथियों, आपका इस मंजुल मेदिनी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक पॉलिटिकल थ्योरी का पहला अध्याय राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत में अब तक हमने इसके एक परिचय के बारे में जाना है और उसके अलावा यह जाना कि राजनीति क्या है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम यह जानेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, इसी से हमें बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे। यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें आंदोलन, विकास, परिवर्तन दिखेगा, लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो हमें यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया, नीतियों को निर्देशित किया है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। ये जो यहाँ पर तीन अवधारणाएं दी गई हैं, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इन पर ध्यान देंगे। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित का मतलब है हमारे संविधान में उसको जगह दी गई है इन अवधारणाओं को, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो स्वतंत्रता हो, चाहे समानता हो, अधिकार हो, कर्तव्य हो, न्याय हो। तो इन सिद्धांतों की या इन अवधारणाओं की हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि अमेरिकी और भारतीय संविधान में किया गया है। हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई। कोई भी सिद्धांत बनता है, कोई भी घटना घटती है तो वो एक ही दिन में नहीं हो जाती है, उनके पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ जिन पर कौटिल्य और अरस्तु से लेकर जॉन रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तक के समय से वाद विवाद होता आया है। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर है। जब हम बेहतरी की बात करते हैं तो वर्तमान समय के हिसाब से लोकतंत्र को ही सबसे बेहतर तंत्र माना जाता है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो आधुनिक काल के विचारक हैं, तो इन्होंने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। आप इसको अंडरलाइन करेंगे और इस पर ध्यान देंगे क्योंकि कई बार ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर है कार्ल मार्क्स का कथन। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है कि जितनी की स्वतंत्रता। कार्ल मार्क्स ने समानता को ज़्यादा महत्व दिया है, इसलिए आप इस स्टेटमेंट को भी अंडरलाइन करेंगे। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की। अंबेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए, यानी कि अंबेडकर का कहना है कि अनुसूचित जातियों को, क्योंकि वह संख्या में कम है, इसलिए उनको नज़रअंदाज ना किया जाए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए, जिसका प्रावधान हमारे संविधान में भी किया गया है। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया और गांधी के विचारों को नीति निर्देशक में शामिल किया गया। नीति निर्देशक तत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो राज्य को दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। और संविधान के अधिकार वाले अध्याय में छुआछूत का निषेध किया गया, जो आर्टिकल 17 में बताया गया है। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। यह इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा
इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। यहाँ पर हमें कुछ बातें बताई गई हैं, हमें उन पर ध्यान देना है। आप एक बार उन चीज़ों पर गौर करें। उसने क्या कहा है कि यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, ये सारी की सारी अवधारणाएं ना बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह हमारे सामाजिक जीवन को क्या करती है? प्रभावित करती हैं। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा, कि मतलब कानून का राज यानी कानून का डिसिप्लिन किस तरीके का होगा, अधिकारों का बंटवारा कैसे किया जाए, और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच भी करता है। किसके माध्यम से होती है ये सारी जांचें? ये सभी जांचें जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उनके द्वारा होती हैं। यह इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। विभिन्न विचारकों ने अलग अलग समय में हमें इन अवधारणाओं को दिया है। जब ये अवधारणाएं प्रयोग की जाती है तो उस समय यह ध्यान रखा जाता है कि उनकी सीमाओं का उल्लंघन ना हो और किसी भी व्यक्ति का सामाजिक जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो। हालांकि रूसो, मार्क्स या गांधी राजनेता नहीं बन पाए, मतलब इन तीनों में से कोई भी राजनेता नहीं बने, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया। यानी उनको वो दिशा निर्देश देते हैं, कुछ गाइडलाइंस दिखाते हैं। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक हैं। समकालीन विचारक होते हैं एक ही समय में अलग अलग जगह के विचारक या अलग अलग जगह पर दिए गए सिद्धांत जो उनके समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। विभिन्न तर्कों को जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताज़ा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों तथा संभावनाओं को चिन्हित करते हैं। लेकिन क्या यह सब हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? आप यहाँ पर थोड़ा सा ठहर कर सोच सकते हैं कि क्या हम सब स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? फिर क्यों आज भी इनकी प्रासंगिकता है? अगर हम लोकतंत्र और स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं तो अभी इनमें पूर्णता नहीं आई है। हम समय के हिसाब से इनमें समय समय पर कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आते हैं जो कि उस समय की मांग होती है और हम उनमें और भी सुधार करने की कोशिश करते हैं, उसके और भी ज़्यादा परिष्कृत रूप को लाने की कोशिश करते हैं। भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है। हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं। हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ जो है वो स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र से बहुत प्रभावित होती है। हम हर समय कभी इक्वेलिटी की बात करते हैं, कभी हमें लगता है फ्रीडम मिलनी चाहिए, कभी हमें लगता है कि डेमोक्रेसी है तो हमें यह बोलने की का अधिकार है। तो हम अलग अलग समय पर अलग अलग इन सब चीज़ों से जुड़े हुए मामले देखते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से इनकी बढ़ोतरी भी हो रही है। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उस तरह की नहीं है। जब हम राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं तो हमें मतदान करने का अधिकार इक्वली है। आपको पता है कि राइट टू वोट 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिकों को मतदान करने का अधिकार देता है, बिना किसी रंग, भेद, धर्म, जाति, भाषा के भेदभाव के। आप सभी को वोट करने का अधिकार होता है। लेकिन जब हम आर्थिक रूप में देखते हैं तो हमें उसमें उस तरह की समानता नहीं दिखाई देती, है ना। हम जब सामाजिक क्षेत्र देखते हैं तो हमें वहाँ पर भी ऐसी नहीं दिखाई देती। हम देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से या कुछ दशकों से कुछ वर्ग पीड़ित रहे हैं या उनके साथ बराबरी का या समानता का व्यवहार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वह पिछड़ गए हैं। और अब हमें उन्हें बराबरी देने के लिए या समानता
का व्यवहार उनसे इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उन्हें उनके लेवल से ऊपर उठा सकें। जो गलतियां हमने भविष्य में नहीं करनी है, जो हम अतीत में कर चुके हैं, तो अतीत की गलतियों को हम भविष्य में ना दोहराएं, इसलिए हम कुछ सकारात्मक रूप से स्टेप उठाते हैं। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता हो। संभव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त हो, वहीं कुछ दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं तक से वंचित हो। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है इसे समझाने के लिए। जैसे कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम हैं। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें अच्छी शिक्षा मिली है, अच्छा स्कूल मिला है, जबकि कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए ज़रूरी स्कूली पढ़ाई में भी अक्षम है। यानी कि कहीं पर तो हम देखते हैं कि वो मनचाहा लक्ष्य पा रहे हैं लोग, और कहीं पर हम देखते हैं कि वो कोई भी रोजगार पाने के लिए ज़रूरी स्कूली पढ़ाई भी उनको नहीं मिल पा रही है, उनका भी अभाव है। इसके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है। दूसरे, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। यह एक तरह से खेल खेलने जैसा है। जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं, तो हम सीखते हैं कि उनके नियमों की व्याख्या कैसे करनी है। इस प्रक्रिया में हम खेल के ही नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार नई परिस्थितियों के मद्देनज़र संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनर्व्याख्या की जा रही है। इसकी एक वानगी तो यही है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा उसकी पुनर्व्याख्या की गई है। पुनर्व्याख्या की गई है मतलब यानी कि समय समय पर मांग होती है कि उनमें कुछ सुधार किया जाए। यह समय की मांग होती है और हमें उन परिवर्तन के अनुसार ढलना भी पड़ता है। तो आजीविका का अधिकार अब हमारे राइट टू लाइफ यानी आर्टिकल 21 में शामिल कर दिया गया है। सूचना का अधिकार 2005 का है, जो कि इसमें बताया गया है कि सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून द्वारा की गई है। समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है, इस क्रम में नई व्याख्याएं पैदा होती हैं। जिस तरह से चुनौतियां समय समय से बढ़ती जा रही हैं, उसी तरीके से इनकी व्याख्याओं की भी डिमांड उठती है। समय समय के साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हुए और इनका विस्तार भी हुआ। यद्यपि न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। तीसरी, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरों के नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, वैश्विक संचार तकनीक दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है। अब आप देखिए कि वैश्विक संचार तकनीक का एक तो हम फ़ायदा यह देखते हैं कि इससे हमें आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा में मतलब और भी मदद मिल पाएगी। दूसरी तरफ हम इसके मिसयूज़ भी देखते हैं, जैसे कि इसने आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। हम तो हमेशा मतलब जब भी रिसर्च होती है या डिस्कवरी होती है तो वह सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने के लिए होती है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनका मिसयूज़ करते हैं और हमें फिर से अपने काम पर ध्यान देना पड़ता है और उनकी नई व्याख्याएं करनी पड़ती है या उनके नए सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं। इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है। आपको पता है कि आने वाले समय में इंटरनेट के द्वारा जो व्यापार है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। आपको पता ही होगा आने वाले समय में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी और एक ट्रेड के रूप में काम करेगी और प्रेजेंट टाइम में भी कर ही रही है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दें उसकी सुरक्षा हो। इसलिए यूँ तो इंटरनेट जन, अब आपके लिए ये जो इंटरनेट जन
जैसी अवधारणा है यह बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे। और अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को क्या कहते हैं? नेटिजन कहते हैं। तो आप इसे भी अंडरलाइन करेंगे क्योंकि यह एचटेट के एग्ज़ाम में एक बार पूछा जा चुका है। सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते, लेकिन वे भी व्यक्तिगत सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन जरूरी मानते हैं। उनको लगता है कि जो व्यक्ति का डाटा है वो सुरक्षित किया जाना चाहिए, उसकी गोपनीयता होनी चाहिए और वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास ना जा पाए जो उसका मिसयूज़ करे। परिणाम स्वरूप यह प्रश्न उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप चैट रूम में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी के व्यक्तिगत ईमेल में ताक झांक कर सकती है? कितना नियमन न्यायोचित है? किसको नियमन करना चाहिए, सरकार को या कुछ स्वतंत्र नियामकों को? राजनीतिक सिद्धांत में इन प्रश्नों के संभावित उत्तरों के सिलसिले में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसलिए यह बेहद प्रासंगिक है। अब जब हम नियमन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों में नियमन सरकार के द्वारा होता है और कई जगह पर नियमन कुछ स्वतंत्र नियामकों को दिया गया है जो कि रेगुलेट करती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। इस पाठ्य पुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में हमने अध्ययन किया है। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है और यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें जितनी भी अवधारणाओं की बात की गई है, चाहे वह स्वतंत्रता है, समानता है, नागरिकता है, न्याय है, विकास है, राष्ट्रवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, तो इस पुस्तक में हम इन सब के बारे में जानेंगे कि इन शब्द की बेसिक परिभाषाएं क्या हैं, इनके अर्थ क्या हैं, महत्व क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई और इनका उपयोग क्या है। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया है कि आज़ादी या समानता क्या है और इसकी विविध परिभाषाएं दी हैं। गणित के विपरीत जहां त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी और न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग परिभाषाओं और अलग अलग अर्थों को जानने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। किसकी बात हो रही है? समानता की। कि जो समानता शब्द है ना, उसका सरोकार किसी वस्तु के साथ नहीं है बल्कि अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। कि क्या ऐसा तो नहीं है किसी एक व्यक्ति को वह अधिकार मिला है और दूसरा व्यक्ति उस अधिकार से वंचित है, तो वह समानता की स्थिति नहीं मानी जाएगी। और समानता का अर्थ यह भी नहीं है कि सबको पूर्ण रूप से समान कर दिया जाए, यानी कि असमान अवसरों में जो समानता मिलती है हमें उस पर ध्यान देना होता है कि किन अवसरों पर किनको समानता दी जाएगी, किस आधार पर समानता दी जाएगी। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है। इस मत को समझने और इससे तालमेल रखने की ज़रूरत होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं? चलिए हम विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित सामान्य अनुभव से शुरू करें। आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर के प्रतीक्षालय या दुकानों में कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा करने वाले को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है, हमें बड़ी खुशी होती है। कई बार वे आगे निकल जाते हैं तो हमें ठगा सा महसूस
होता है। हमें लगता है कि ये आगे कैसे निकले, सब लाइन में लगे हुए थे तो इनको भी लगना चाहिए था। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम जिनके लिए भुगतान करते हैं, हम सामानों या सुविधाओं को पाने में समान अवसर चाहते हैं। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं, हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर होता है तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित है, तो हमें बुरा नहीं लगता। तब हमें लगता है कि नहीं, इनके लिए अलग काउंटर होना चाहिए। तब हम एक सामाजिक व्यक्ति के हिसाब से देखते हैं और तब हम स्वार्थी नहीं होते, हम परहित को जो है अपने ध्यान में रखते हैं। लेकिन हम प्रतिदिन यह भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं होते। इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते या ईंट पाथते हैं। अगर हम संवेदनशील हैं तो हम महसूस करते हैं कि यह अनुचित है कि समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी ना हो। आज के समय में हम देखते हैं कि संवेदनशीलता कम होती जा रही है। फिर भी हमें कभी ना कभी हम ऐसा महसूस करते हैं जब अपने से निम्न स्तर पर कुछ लोगों को मेहनत करते देखते हैं या उन चीज़ों के लिए संघर्ष करते देखते हैं जो हमें आसानी से मिल गई हैं, तो हमें उनके लिए बुरा लगता है और मन में उनके लिए कुछ करने की भावना जागती है। तब हम इस अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित ना हो, मतलब उनका शोषण ना हो गलत तरीके से, और आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार ना हो। इस तथ्य पर गौर करें कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। इसी तरह अधिसंख्यक लड़कियों को स्कूल से इसलिए हटा दिया जाता है कि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी होती है। हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार की गारंटी देता है। तो कौन से वाले आर्टिकल में है आप ये बताएंगे हमें। लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। फिर हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों और उनके माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सकें। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफ़ी जटिल है। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं, हम समान अवसर चाहते हैं। जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं। लेकिन जब हम बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। हमें स्कूल जाने या संसाधनों, कौन से संसाधन की बात हो रही है, रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल आदि का समुचित बंटवारा, समुचित का मतलब होता है सही तरीके से या उचित रूप से बंटवारा होना, जैसे अग्रगामी उपायों से सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। अग्रगामी का मतलब होता है कि मतलब प्रारंभ से ही कुछ ऐसे उपाय किए जाए जिनसे उन्हें वो सहायता मिल सके। इसका अर्थ यह हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेवार बनाने की ज़रूरत है। इस प्रकार हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाओं के होने की वजह यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है। हमने इसके उस अर्थ से शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए है, और फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए किया। हमने अर्थ की कई परतें खोली। हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते गए। राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार यह देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा और बरता जाता है। यानी जितना सरल अर्थ होगा उतनी ज़्यादा उन शब्दों का विस्तार होगा और वो उपयोगी बन पाएंगे।
वे विविध अर्थों और राय पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। यानी हर शब्द का अपना एक महत्वपूर्ण अर्थ है, विशेष अर्थ है और उसकी अपनी एक लिमिटेशंस हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की ज़रूरत होती है, ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए, क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन यानी कि मिड डे मील दिया जाना चाहिए। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर वे मुखातिब होते हैं। आप भी देख सकते हैं कि ये मसले बिल्कुल व्यवहारिक हैं। क्यों? क्योंकि यह अब जैसे मिड डे मील वाली बात थी, तो मिड डे मील को इसलिए लाया गया था ताकि स्कूल में बच्चों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। यानी कि जब हम समानता की बात करते हैं तो उनकी जो बेसिक नीड्स है, यानी कि जब उन्हें 2 टाइम का भोजन ही नहीं मिल पाएगा तो पहले वो भोजन की तलाश करने के लिए जाएंगे, काम करने के लिए जाएंगे, ना कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाएंगे। इसलिए स्कूल में ही बच्चों को भोजन का लालच देकर स्कूल की ओर अग्रसित किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल की ओर लाया जा सके। ये शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियां तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। जैसा समानता के मामले में है वैसा ही अन्य अवधारणाओं के मामले में भी है। राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजमर्रा के विचारों से उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है, नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं पर हम अगले अध्याय में विचार करेंगे। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, क्या ज़रूरत है। बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में यह बात रहती है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। तो उसके पढ़ने की बहुत सारी वजह हैं। अब हम देखते हैं कि क्या है। हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग अंबेडकर जी को ज़्यादा पसंद करते हों, कुछ गांधी जी को, कुछ अरस्तू को, कुछ प्लेटो को, कुछ मार्क्स को। पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की भी ज़रूरत है? क्या यह राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है? बेहतर तो यह होगा कि राजनीतिक सिद्धांत संविधान और कानूनों की व्याख्या करने वाले वकील या जज या उन कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं और नए अधिकारों की मांग करते हैं। हमें आज़ादी और समानता का अर्थ जानने से क्या मिलेगा? अब क्या मिलेगा, हम पढ़ते हैं क्या मिलेगा। पहली बात तो यह है कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है। कैसे समूहों के लिए? जो भी अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं और जिनके बारे में अभी हम जानना चाह रहे हैं। टीचर के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी, नागरिक के लिए भी। छात्र के रूप में हम भविष्य में उपरोक्त पेशों में से किसी एक को चुन सकते हैं। ऊपर कौन कौन से पेशे पढ़े थे आपने? अगर आपको याद ना हो तो हम एक बार फिर से देखते हैं। तो ऊपर कौन कौन से पेशे थे? तो यहाँ पर हमने, आप अध्यापक के रूप में भी उसको अपना सकते हैं, स्टूडेंट के रूप में भी अपना सकते हैं, हम कार्यकर्ता और पत्रकार भी हो सकते हैं, मतलब कि उनका पेशा भी अपना सकते हैं, जज का भी अपना सकते हैं, वकील का भी अपना सकते हैं, है ना। और एक नागरिक के रूप में हमें अगर ये बातें पता है तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। पहली बात तो यह है कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है। छात्र के रूप में हम भविष्य में उपरोक्त पेशों में से किसी एक को चुन सकते हैं, इसलिए परोक्ष रूप से यह अभी भी हमारे लिए प्रासंगिक है। परोक्ष का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, मतलब डायरेक्टली तो हम उनसे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, डायरेक्टली तो वो प्रासंगिक हमें नहीं लग रहे होंगे, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है। क्या हम गणित नहीं पढ़ते, जबकि हम में से सभी गणितज्ञ या इंजीनियर नहीं बनेंगे? क्या इसलिए नहीं कि बुनियादी अंकगणित जीवन में सामान्यतः उपयोगी होता है? बिल्कुल, इसीलिए हमें गणित पढ़ना चाहिए। तो हम एक अच्छा नागरिक बन सकें तो इसीलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम सभी मत देने और अन्य मसलों के फैसले करने के अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं। दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए उन राजनीतिक
विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है, जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। सूचनापरक समाज में यदि हमें ग्राम सभा में सहभागी होना है या वेबसाइट और मतदान पर अपनी राय पेश करनी है, तो हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है ना। जितना ज़्यादा ज्ञान होगा हम उतना ज़्यादा तर्कशील भी बनेंगे। यदि हम मनमाने तरीके से अपनी वरीयताएं प्रकट करें तो हम ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन यदि हम विचारशील और परिपक्व हैं तो हम अपने साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए नए माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। नागरिक के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं। हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते, लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं, प्रस्तुति का रस स्वादन करते हैं, नए अनुरोध करते हैं। क्या आपने गौर किया कि संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें श्रोताओं के जानकार और कद्रदान होने का पता रहता है? क्योंकि अगर आपको लगता है कि जो श्रोता है वो आपकी बात ध्यान से सुन रहा है, तो आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और आपको लगता है सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो आपका बताने का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसी तरह शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वाले को जन अभिमुख बना देते हैं। तीसरी बात यह है कि आज़ादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं हैं। अमूर्त का मतलब क्या होता है? जो हमें दिखाई नहीं देते। परिवारों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यावसायिक केंद्रों आदि में तरह तरह के भेदभावों का हम प्रतिदिन सामना करते हैं। हम स्वयं भी अपने से भिन्न लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, सब रखते हैं। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही मना कर ले, फिर भी कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह उनके मन में भी होगा। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है कि आपने किसी व्यक्ति को जाना नहीं, आपने किसी सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लिया और उस व्यक्ति को जाने बिना ही उसके बारे में अपनी एक राय बना ली, तो उसको हम कहते हैं पूर्वाग्रह। चाहे वह अलग जाति के हों या अलग धर्म के, अथवा अलग लिंग या वर्ग के। यदि हम उत्पीड़ित महसूस करते हैं तो हम पीड़ा का निवारण चाहते हैं। यदि उसमें विलंब होता है, विलंब का मतलब होता है यदि उस पीड़ा का निवारण होने में देर लगती है, समय लगता है, तब हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति उचित है। तब हम हिंसक हो जाते हैं या हम उस गलत तरीके से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, जब जो कि सही नहीं होती। यदि हम विशेषाधिकार संपन्न हैं तो हम सम्मान के लिए संघर्षरत अपने नौकरों और नौकरानियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। कब? जब हमें विशेषाधिकार मिले हुए हैं। कभी कभी यह भी महसूस करते हैं कि हमारे नौकर उसी व्यवहार के योग्य हैं जो उनके साथ हो रहा है। कभी हमें उनके लिए दया भाव आता है और कभी हमें लगता है उनकी कुछ बातों को जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो हमें लगता है जो इनके साथ व्यवहार हो रहा है ना वही अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। राजनीतिक सिद्धांत बस यही करता है कि वह हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने भर से हम अपने विचारों और भावनाओं में उदार होते जाते हैं। और अंत में छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। हमारी अपनी राय होती है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या उचित है और क्या अनुचित, पर यह हम नहीं जानते कि वे तर्कसंगत हैं या नहीं। जब हम ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, हमारा स्वार्थी होना हमारी तर्कसंगतता को ख़त्म कर देता है। आप तर्कसंगत तभी होंगे या आप ज़्यादा तर्क वहीं पर रख पाते हैं जहाँ पर आपका जितना कम स्वार्थ होता है। जब हम दूसरे से बहस करते हैं तभी हम अपने विचारों का बचाव करने की ज़रूरत महसूस करते हैं और इसके लिए तर्क और युक्तियाँ तलाशते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय और समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं। कौन? राजनीतिक सिद्धांत। किसके बारे में? न्याय या समानता की बात हो रही है अभी। तो हमें एक अच्छी सोच, सुव्यवस्थित सोच बताते हैं ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सकें। परिष्कृत का मतलब उसमें शुद्धता ला सकें और सार्वजनिक हित में सुविज्ञ तरीके से, सुविज्ञ का मतलब लॉजिकल तरीके से तर्क वितर्क कर सकें
तर्कसंगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण साबित होते हैं और हमारा जो वातावरण है उसको सकारात्मक बनाने में मदद करते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अभी हमारे फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट और आना है जिसमें हमें सुकरात की कहानी पढ़नी है। तो आज हमारा सेकंड पार्ट ख़त्म हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।